नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस वीडियो में। कक्षा 10 की प्रश्नावली पहली हम कर रहे हैं। 1.1 पूरी करवा दी गई है। अब 1.2 प्रश्नावली अपने करने जा रहे हैं। 1.2 प्रश्नावली करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन से नियम या प्रमेय हमें ध्यान में रखनी होगी, वो हम इससे पहले 1.2 को शुरू करने से पहले कर लेते हैं और 1.2 के जो उदाहरण हैं उनको भी अपने हल कर लेते हैं। तो वास्तविक संख्याएं 1.2 अपने शुरू करने जा रहे हैं। इन संख्याओं में का जो टॉप हेडिंग दी हुई है किताब के अंदर वो ये दी हुई है कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण हमें करना है। पहले कब कर चुके हैं भाई? भ्रमण कर चुके हैं पहले 9th क्लास में। 9th क्लास में हम देख चुके हैं, किसके बारे में पढ़ चुके हैं? अपरिमेय जो संख्याएं हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो अब इस क्लास में वापस जो है हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अपरिमेय संख्याएं बता दी गई हैं, कोई नई बात नहीं है। अंडर रूट के अंदर अगर कोई अपूर्ण वर्ग संख्या आती है, अपूर्ण वर्ग संख्या आती है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। और कोई ऐसी संख्या आती है जिसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा हो? अनावर्ती, अशांत हो, तो वो भी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती है। तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और 9वीं क्लास में हमने क्या सीखा था? अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था और इनका संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण करना भी सीखा था। अब अपने यहां जो 10वीं क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे वो है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, अपरिमेयता को सिद्ध करना, अपरिमेयता को सिद्ध करना, ये अपने पढ़ेंगे। प्रश्न इस प्रकार से आएंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है? √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है। और √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। तो इनको अपरिमेय सिद्ध करना जो है वो इस प्रश्नावली में हम आगे देखेंगे। इनको सिद्ध करने के प्रश्न करने से पहले एक प्रमेय जो है वो हमें देख लेना अति आवश्यक है। ये प्रमेय है, देखिए ये प्रमेय है। प्रमेय 1.2 के नाम से दी हुई है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब आप समझ गए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब जो a है वो क्या हो सकता है? वो 1, 2, 3, 4 यानी कि पॉजिटिव के जितने भी पूर्णांक है वो हो सकता है। तो इस प्रमेय को आप जरा ध्यान से देख लीजिए, ये प्रमेय बार बार अपने काम में आएगी। P एक अभाज्य संख्या है। P एक अभाज्य संख्या है। P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। और a जो है वो क्या होना चाहिए? एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे आपने 36 ले लिया। 36 किसी भी संख्या का वर्ग जो है वो आपने ले लिया। कितना? 36। हमें पता है ये किसका वर्ग है। तो इसको कौन सी संख्या विभाजित करती है भाई? आप ध्यान से देखेंगे ये किस किस से होता है विभाजित। इसमें किस किस का भाग जाता है? इसमें भाग जाता है 2 का, इसमें भाग जाता है 3 का, इसमें भाग जाता है 6 का। ठीक है। ये चीजें जो है वो इसको विभाजित करती हैं। अच्छा, अभाज्य संख्याओं की अगर बात करें, पी देखो, पी क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं में 6 शामिल नहीं करेंगे। अभाज्य संख्या तो यही है ना। तो a² हमने ले लिया। a² 36 है। तो a² में किन किन अभाज्य संख्याओं का भाग जाता है? 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। अब ये क्या करे? यदि p a² को विभाजित करती है, मान लो ये p है और ये a² को विभाजित कर रही है, ये p है, ये a² को विभाजित कर रही है, तो ये a भी, ये जो p है वो a को भी विभाजित करेगा। a कितना? a² 36 है तो a कितना होगा? 6 होगा। अब p जो है, इसको p मानो या इसको किसी एक को मान लो। ठीक है ना। p मान लिया हमने, जैसे 2 को मान लिया। तो 2 अगर 36 को विभाजित कर रहा है तो जाहिर सी बात है 2 6 को भी विभाजित करेगा। ठीक है। अगर कोई अभाज्य संख्या
स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो उस मूल संख्या को भी विभाजित करेगी। ये 36 और 6 के उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रमेय को आप ध्यान से समझ लीजिए। p क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर वो स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी। ठीक है जी। इसके बाद अपने चलते हैं आगे, इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रश्न है प्रमेय 1.3 के नाम से ये प्रश्नावली में दिया हुआ है। क्या कहता है? √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि √2 जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब अगर इसको विस्तार से समझ लेंगे तो √3 को, √5 को, इनको अपरिमेय संख्या आराम से सिद्ध हम करना सीख जाएंगे। ठीक है जी। कैसे शुरू करते हैं? आइए, सबसे पहले आपको मानना है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। जी हां, सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। लेकिन मान के क्या चलना है? परिमेय। हमें परिमेय की कल्पना करके चलना होगा, तब जाकर के हम इस सवाल को पूरा कर पाएंगे। तो अगर हमने इसको परिमेय मान लिया है, परिमेय मान लिया, तो परिमेय संख्या तो क्या होती है? परिमेय संख्या तो होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम यहाँ p/q नहीं लेते हैं, हम यहाँ क्या लेते हैं? a/b लेते हैं। और a और b के बारे में कुछ चीजें यहाँ क्लैरिफाई कर देंगे। यहाँ a व b क्या है? पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि p जो है वो शून्य नहीं हो, क्योंकि नीचे बटे में है ना, तो बटे वाली संख्या शून्य नहीं होना चाहिए। एक तो ये पूर्णांक है। दूसरा, व a व b क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हमें मान के चलना है। ठीक है। प्रारंभिक कल्पना कर ली कि a परिमेय संख्या है और a को हमने मान लिया a/2। परिमेय है तो बटे में लिखी जा सकती है, इसलिए हमने इसको किन्हीं संख्याओं के बटे में लिख दिया और उन संख्याओं के बारे में बता दिया भी दोनों संख्याएं पूर्ण हैं और b जो है वो 0 नहीं है। और साथ ही साथ a और b असहभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या हुई? सह अभाज्य संख्या ये हुई कि अब ये आगे किसी से कटती नहीं है, अब इनमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो ये भी हम लिखते थे, अर्थात a व b में अब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या हम ये भी लिख सकते हैं कि a और b में अब और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। भाई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो सीधी सी बात है कि भाग किस संख्या का और नहीं जाता। ठीक है, ये हमारी कल्पना होगी और ये हम यहां से मान के चल दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए। समीकरण में 1 आप वज्र गुणन करेंगे। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? वज्र गुणन करेंगे। तो वज्र गुणन जैसे ही करते हैं समीकरण 1 से, जैसे ही वज्र गुणन करते हैं तो b का गुणा किस में होगा? डायरेक्ट √2 में। a का गुणा इसके नीचे क्या मानेंगे? 1, तो a का गुणा तो हो जाएगा 1 में, तो आएगा a ही। b का होगा √2 में, तो आएगा √2b। अब हम इसका वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने पर इसका वर्ग कीजिए, ये हो गया a का वर्ग, और इसका अगर वर्ग करेंगे तो √2b का वर्ग करेंगे, तो ये वर्ग हम अगली लाइन में ले लेते हैं, यहाँ सिर्फ वर्ग करने का लिख देते हैं। वर्ग करने पर a का स्क्वायर हो गया, √2 का वर्ग हो गया 2, और b का वर्ग हो गया b²। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है जी। अब देखें, इसका अर्थ देखना है। अब ये जहां तक आ गए, अपने को यहां से क्या क्या चीजें निष्कर्ष निकालने, यहां से निष्कर्ष क्या क्या प्राप्त होते हैं। यहां से निष्कर्ष ये प्राप्त होते हैं कि इसको देखो, इसका मतलब ये पूरी जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, इसके 2 भाग हैं, 2 × b²। यानी इस पूरी संख्या के 2 गुणनखंड हो गए, एक तो b हो गया, एक b², एक तो 2 हो गया और एक b² हो गया।
इसका मतलब है इस संख्या में 2 का भाग जाता है। भाई जिसका गुणनखंड 2 है इसका मतलब उसमें 2 का भाग तो जाता ही है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि 2b² ये किससे 2 से विभाज्य है। अब इधर वाली संख्या 2 से विभाज्य तो इधर वाली भी होगी, तो a² भी किससे 2 से विभाज्य। अब परिमेय इससे पहले जो पढ़ी थी क्या थी कि अगर किसी वर्ग संख्या में किसी का भाग जा रहा है तो मूल संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। तो परिमेय से a भी 2 से विभाज्य है। अपने को इस निष्कर्ष तक पहुंचना था। ठीक है जी, यहां तक आई बात समझ में। अब आप देखिए कि अगर 2a से विभाजित है तो अब कोई संख्या है उसमें 2 का भाग जा रहा है, तो उस संख्या के 2 गुणनखंड हो गए जिसमें एक 2 तो अवश्य होगा। भाई किसी संख्या में अगर 2 का भाग जा रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उस संख्या का एक गुणनखंड तो 2 होगा ही होगा, दूसरा कुछ और हो सकता है। कुछ और गुणनखंड को हमने क्या मान लिया, c मान लिया। तो माना a बराबर कितना है 2c है। अब ये लाइन जब ये निष्कर्ष प्राप्त होगा तब इस लाइन तक हम पहुंचेंगे। अगर 2 में a का भाग जाता है तो 2 के टुकड़ों में 2, अगर 2 में a का भाग, अगर a में 2 का भाग जाता है तो a का एक टुकड़ा 2 अवश्य ही होगा। ये आ गया। अब इसको हम रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कहां है, ये यहां रख दीजिए आप। a की जगह रख दीजिए 2c। तो a की जगह हमने रख दिया 2c। वर्ग वैसे का वैसा, 2 वैसे का वैसा और b² भी वैसे का वैसा। ठीक है, चलिए अब इसको आगे हल करते हैं। क्या प्राप्त कर लिया था, दोबारा लिख देता हूं मैं यहां पे। 2c² बराबर 2b², ये हमने प्राप्त कर लिया था। हो गया। 2 का वर्ग 4 और ये c का वर्ग c² और ये 2b²। ठीक है, 2 का इसमें भाग दे दीजिए आप। पूरी समीकरण में क्या कर दीजिए, समीकरण में 2 का भाग देने पर ये क्या आएगा, इसमें 2 का भाग होगा तो 2 आ जाएगा, c² आ जाएगा। इसमें 2 का भाग होगा तो 2 कट जाएगा और क्या प्राप्त होगा, b²। अब आप इस पे ध्यान दीजिए, इसको देखिए ध्यान से। जिस संख्या का एक गुणनखंड 2 है इसका मतलब वो संख्या 2 से विभाजित है। तो अब यहां से क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं वो देखते हैं अपने। क्या क्या निकलते हैं, 2c² हमें क्या कह रहा है, 2c² हमें ये कह रहा है कि ये 2 से क्या है, विभाज्य है। ये 2 से विभाज्य है। अब किसी समीकरण में एक पक्ष अगर 2 से विभाज्य है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा पक्ष यानी b² भी किससे 2 से विभाज्य है। अब ये दो, अब प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय ये कहती है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो मतलब वो मूल संख्या भी 2 से विभाज्य है। अब ये निष्कर्ष हमें प्राप्त हो गया। अब आप दोनों निष्कर्षों को देखिए, कौन कौन से दोनों निष्कर्ष हैं। एक तो ये था a 2 से विभाज्य है, और एक ये आया हमारे पास, क्या है कि b भी 2 से विभाज्य है। अब शुरू में हमने क्या कल्पना की थी, हमने कल्पना की थी कि a और b, ये देखें आप, ये हमारी शुरू की कल्पना है। a और b सह अभाज्य संख्या है, इनमें और कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है, यानी अब इनमें और किसी दूसरे का भाग नहीं जाता है। लेकिन हमने क्या सिद्ध कर दिया, हमने सिद्ध कर दिया कि भाई a में भी 2 का भाग जा रहा है और b में भी 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब हमारी कल्पना तो गलत हो गई जो हमने शुरू में की थी। ठीक है ना, तो यहां हम लिख देंगे, अतः हमारी प्रारंभिक कल्पना क्या है, गलत है। क्या कल्पना थी हमारी,
कि ए और बी में किसी का भाग नहीं जाता। प्रारंभिक कल्पना गलत है, और ये कल्पना भी कहां से आई थी? जब हमने माना था कि संख्याएं कैसी हैं, प्रमेय है। अतः इसीलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लो, ये हमारा ये जो √2 को अपरिमेय सिद्ध करने वाला प्रश्न था, ये हमारा यहां पे हुआ पूरा। ठीक है जी। अगले उदाहरण पे आते हैं। अपने उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे √2 का किया था वैसे इसको भी अपने हल कर लेंगे। ठीक है जी। √3 एक अपरिमेय संख्या है, उसके लिए क्या मानना पड़ेगा? सबसे पहले कल्पना क्या करनी पड़ेगी कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। उल्टी कल्पना करनी है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें परिमेय संख्या मान के इसको चलना है। तो परिमेय है तो भाई √3 को हम बटे में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं तो बटे में लिखी जाती हैं। ए और बी के रूप में रख लिया। ए और बी का यहां थोड़ा परिचय दीजिए कि यहां जो है ए व बी क्या है? पूर्णांक है, और b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटे में है। बटे की संख्या b 0 होगी तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट लाइन ए और बी के बारे में और बतानी है। व ए व बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये लाइन जरूर बतानी। सह अभाज्य संख्या है, अर्थात इसका मतलब है कि ए व बी में अब किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। अब इसमें किसी और संख्या का भाग जो है वो नहीं जाता है। तो ये मान के हमने चल लिया। अब ये है जी हमारे पास समीकरण नंबर 1। तो 1 को लेकर के आप वज्र गुणन कर दीजिए। समीकरण नंबर 1 से वज्र गुणन करेंगे। इसके नीचे क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो a का गुणा तो होगा a के साथ। तो a का गुणा 1 के साथ हुआ तो ये आया a, और b का गुणा √3 के साथ हुआ तो ये आया √3b। अब आप क्या करेंगे? वर्ग करने पर अब आप इस संख्या का क्या कर लीजिए? वर्ग कर लीजिए। वर्ग करने पर क्या होगा? वर्ग कर लीजिए। इसका वर्ग करने पर क्या होगा? इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा a का वर्ग। इधर √3 और b का भी क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। a का वर्ग हो गया a², और √3 का वर्ग हुआ 3, और b का हुआ b²। ये समीकरण नंबर आ गया अपने पास 2। अब इस समीकरण से आप निष्कर्ष निकाल लीजिए। यहां से निष्कर्ष क्या मिलेंगे हमें? निष्कर्ष प्राप्त क्या होंगे हमें? निष्कर्ष ये प्राप्त होंगे, कि इस संख्या को देखिए, इसमें 3 एक गुणनखंड के रूप में प्राप्त है, मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो 3b² किससे? 3 से विभाजित है। अच्छा, समीकरण का एक पक्ष अगर 3 से विभाजित है तो दूसरा भी 3 से विभाजित होगा। तो a² भी किससे? 3 से विभाजित होगा। ठीक है जी। अब प्रमेय क्या कहती है? जो इससे पहले पढ़ी थी हमने, प्रमेय ये कहती है कि किसी संख्या का वर्ग अगर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो मूल संख्या भी 3 से विभाजित होगा। ये हमने एक लाइन जो है वो निष्कर्ष के रूप में प्राप्त कर ली है जी। ठीक है। अब इसके बाद अपने चलते हैं, इस संख्या को आप देख लो। देख लिया? समीकरण नंबर आप आ जाइए किसके ऊपर? दो समीकरण 2 पे देखिए आप।
दो में बाद में रखें, पहले इस निष्कर्ष से देखिए। अगर a में 3 का भाग जा रहा है, ठीक है ना, तो अगर a में 3 का भाग जा रहा है मतलब a का एक गुणनखंड तो 3 अवश्य ही होगा। a में 3 का भाग जा रहा है तो एक गुणनखंड क्या होगा 3, और दूसरा कोई बच रहा होगा तो वो क्या मान लेंगे, इसको 100 c मान लेंगे। तो माना, ये हमने मान लिया कि a बराबर 3c। तो इसको रखना है हमें समीकरण नंबर किस पे, 2 में रखने पर। इसको समीकरण 2 में हम रख देंगे। अब समीकरण 2 में रखिए इसको, तो यहां रखेंगे तो a का जो भी वर्ग करना है, a का वर्ग है बराबर में क्या है 3b² है। a का मान कितना है 3c है, a का मान कितना है 3c है। इसका वर्ग क्या हो जाएगा, दोबारा लिख देता हूं, 3c का वर्ग आया है एक तरफ और एक आया है 3b²। 3 का वर्ग हुआ 9, ये हुआ c², ये हुआ 3b²। दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग देने पर, इसमें 3 का भाग जाएगा तो 9 का क्या बन जाएगा 3 और c² ऐसे का ऐसे। इसमें 3 का भाग जाएगा तो 3 3 से कट जाएगा, क्या बचेगा b² बचेगा। अब यहां से फिर निष्कर्ष निकाल लीजिए। अब निष्कर्ष क्या प्राप्त होते हैं, निष्कर्ष ये प्राप्त होते हैं जी, सबसे पहले तो इसको देखिए आप, इसमें 3 गुणा c² है यानी एक गुणनखंड 3 है, तो इसका मतलब है कि 3c² किससे 3 से विभाजित है। अच्छा, समीकरण के इस पक्ष में 3 से भाग जा रहा है तो इसमें जाएगा, तो b² भी 3 से विभाजित होगा। प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय से अगर किसी संख्या का वर्ग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित है। अभी इस निष्कर्ष को भी आपको, 2 निष्कर्ष हमने प्राप्त कर लिए हैं। दोबारा आइए देखिए, वापस देखेंगे हम, इस फ्रेम में आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, a और b असभाज्य संख्याएं हैं, a और b में अब किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। यहां मान लिया नहीं जाता है, यहां क्या पता चला a में 3 का भाग जाता है, यहां क्या पता चला b में भी 3 का भाग जाता है। तो पहले तो माना था कि इसमें किसी का भाग नहीं जाता, अब निष्कर्ष आ रहे हैं कि a और b दोनों में 3 3 का भाग जाता है। इसका मतलब क्या है, अर्थात हमारी प्रारंभिक कल्पना क्या थी, गलत थी। अतः क्या प्रारंभिक कल्पना है अपनी कि a√3 जो है वो परिमेय संख्या है, ये गलत थी। अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय नहीं है तो क्या होगी, √3 एक अपरिमेय संख्या है। लो, ये हमारा सिद्ध हो गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2 निष्कर्ष और हैं या इंपॉर्टेंट बिंदु और हैं, जो इनके अलावा जो प्रश्न है अपरिमेय सिद्धकरण उनमें फिर काम में आएंगे वो, ठीक है जी। क्या है निष्कर्ष, देखो एक तो निष्कर्ष हमारे पास ये लेके चलना है कि परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इनका जोड़ या घटाव जो है वो एक अपरिमेय संख्या ही आती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो। एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ और घटाव एक अपरिमेय संख्या आएगी निश्चित रूप से। दूसरा जो निष्कर्ष है वो क्या है, वो ये है कि एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इनका गुणा व भाग वो भी जो है वो क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय
संख्या प्राप्त होगी। सिर्फ इसमें शर्त इतनी है कि ये जो है वो परिमेय संख्या है जो है वो शून्य नहीं होनी चाहिए, है ना। ये शून्येतर परिमेय संख्या के लिए ये संबंध लागू। ये दो निष्कर्ष हमें और जो है वो दिमाग में रखने पड़ेंगे और इसके बाद जो है वो अगला उदाहरण जो है वो अपने कर लेंगे। अगला उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण हमारे पास आया, उदाहरण नंबर 6 के नंबर से दिया हुआ है कि दर्शाइए, दर्शाइए क्या दर्शाना है? 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये दर्शाना है। तो जी सिद्ध करना है हमें, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम मानेंगे क्या? इसका उत्तर है, हम यहां से शुरू करते हैं। मानना वही है, हमें उल्टा मान के चलना है कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 5 माइनस रूट 3 को बटे में लिखा जाएगा, तो बटे में हम क्या मानेंगे? इसको a बटा b से मानेंगे। a और b का परिचय दे दीजिए। a व b क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। यहां b 0 नहीं है, बस, ठीक है ना। अब ये देखो, यहां आपको उतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है जितना आप अंडर रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करने में किया था, अंडर रूट 3 को अपरिमेय सिद्ध करने में किया था। ये जो नंबर है ना, इसको जब आप सिद्ध कर रहे हैं अपरिमेय, तो आप अंडर रूट 3 को अपरिमेय मान के ही चलना है, क्योंकि ये पहले सिद्ध किया जा चुका है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? यहां माइनस रूट 3 को इधर रख लीजिए, a बटे b, और इसको ले जाइए, 5 को इधर ले जाइए, ये हो जाएगा माइनस का 5। माइनस से गुणा करेंगे इस पूरी समीकरण को, तो रूट 3 बराबर ये तो हो जाएगा माइनस a बटे b, ये हो जाएगा प्लस का 5। माइनस से गुणा कर दिया ना, माइनस से मान लो, या माइनस 1 से गुणा करोगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और माइनस वाला प्लस, सबके चिन्ह चेंज हो गए। अब अंडर रूट 3 बराबर, इसको आप लिख लो 5 माइनस a बटे b। लघुत्तम लेंगे तो गुत्तम आएगा b, b लघुत्तम आएगा, यहां 5 से गुणा होगा, 5b, और माइनस आएगा a। अब ये क्या है? ये तो बटे में आ गई संख्या। ये किसका रूप होगी? ये तो होगी p बटे q का रूप। ये कुछ संख्या अंश के रूप में आ गई और कुछ हर के रूप में आ गई, यानी तो बटे में लिखी गई। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अतः इसका अर्थ है कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। भाई अंडर रूट 3 बटे में लिखी गई, इसका मतलब क्या है? अंडर रूट 3 तो परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या है तो क्योंकि ये विरोधाभास प्राप्त हो गया, है ना, इस विरोधाभास के कारण हमारी प्रारंभिक कल्पना क्या है? गलत है। तो 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो क्या है? तो 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी। अब इस सवाल में आपको ये मान के ही चलना है कि हम जानते हैं भाई कि अंडर रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो फिर ये सवाल जो है वो इस प्रकार से हल हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद है उदाहरण नंबर 7 है हमारे पास। उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है? दर्शाइए 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी अपने हल कर देते हैं। माना
3√2 एक परिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या मान लीजिए। तो परिमेय है तो इसको बटे में लिखा जा सकता है। इसको हमने क्या माना, a बटा b। ए और b का परिचय दे दीजिए। a व b क्या है, पूर्णांक है जहां b 0 नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए √2 बराबर a बटा b 3 गुणा में है, इधर इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा भाग में। अब इसको ये क्या रूप हो गया, ये तो p बटा q का रूप हो गया, अंश और हर में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि असत्य है, जो कि क्या है, असत्य है। ठीक है, अतः हमारी प्रारंभिक कल्पना गलत है। 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं तो क्या है, तो 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लीजिए, ये आपके उदाहरण नंबर 7 तक जो है वो एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद बची प्रश्नावली 1.2 के कुछ एक प्रश्न है जो वो अगली वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे 10वीं में गणित की तैयारी कर रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो वो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको एक एक प्रश्न, एक एक उदाहरण, एक एक सूत्र जो है वो डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, और आपकी तैयारी जो है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी हो जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।